बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ को। आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। आज का जो टॉपिक है वो है वावेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम मूव करते हैं बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड में जो फर्स्ट रीज़न रही इस प्लान को देने की और इस कॉन्फ्रेंस की वो थी सेकेंड वर्ल्ड वार। अब सेकेंड वर्ल्ड वार जो थी वो स्टार्ट हो चुकी हुई थी 1939 से, और 1939 में जब ये शुरू हुई थी तब से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का और इंडियन थे उनके रिलेशन आपस में थोड़े टेंस हो गए थे, क्योंकि जब स्टार्ट हुई थी तो तभी ब्रिटिश ने विदाउट कंसर्न ऑफ इंडियन पीपल, इंडियन पार्टीज, इन्होंने ऐलान कर दिया था कि क्या जो इंडियन है वो सपोर्ट कर रहे हैं किसको, ब्रिटिश को इन द वार। जिसके रिजल्ट में फिर क्या किया, जो इंडियन मिनिस्ट्री थी उस टाइम 1939 में, उसने रिज़ाइन कर दिया अपनी मिनिस्ट्री से। और मुसलमानों ने जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो मुसलमानों ने डे ऑफ रिड्यूनेस सेलिब्रेट किया, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम पैदा हो चुकी थी ब्रिटिश के साथ, और ब्रिटिश और इंडियन के साथ, इंडियन में। और इसी वजह से फिर जब मुसलमानों ने डे ऑफ ग्रीवनेस सेलिब्रेट किया तो इस वजह से फिर मुसलमानों और हिंदुओं के रिलेशन भी थोड़े ख़राब हो चुके हुए थे, बहुत ज़्यादा सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम आ चुकी थी। अब जो ब्रिटिश थे वो थे अगेंस्ट किसमें, जंग में अगेंस्ट थे, और मुसलमानों और हिंदुओं को एक प्रॉपर टाइम मिल गया था किसके लिए, फ्रीडम के लिए, ब्रिटिश से आज़ाद होने के लिए। तो उन्होंने डिमांड शुरू कर दी फ्रीडम की, और जैसे कि वो पहले भी डिमांड कर रहे थे कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए, मुसलमान तो पहले ही डिमांड कर रहे थे 1930 से, उनकी ये डिमांड शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब वो ज़्यादा फोर्स पकड़ गई थी। के लिए इसी मूवमेंट को बरकरार रखने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाई जिसे हम कहते हैं क्वाइट इंडिया मूवमेंट, कि इंडिया से चले जाओ। फिर इसको देखते हुए जब ये सारी सिचुएशन उन्होंने देखी, ब्रिटिश ने देखी, तो फिर उन्होंने एक प्लान दिया जिसको हम वावेल प्लान कहते हैं, और उसको फिर उसी को डिस्कस करने के लिए फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो फर्स्ट रीज़न रही सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार हैड कॉज मैनी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, especially when it came to maintain their overseas colonies mean British India. Thus, the British government saw it to fit to grant India the freedom it had been demanding for so long. In addition, the Quiet India movement and an increase the revolutionary activities only made the British position in India tense at the best. वो उनकी पोजीशन को ना थोड़ा कर रही थी, साफ कर रही थी, मतलब उनकी पोजीशन जो थी वो उनको ख़राब होती नज़र आ रही थी, अपनी पोजीशन उनको, जो इनकी पोजीशन थी वो बरकरार नहीं थी रह रही। फर्स्ट रीज़न है सेकेंड वर्ल्ड वार। उसके बाद जो सेकेंड रीज़न थी वो थी लॉर्ड वोवेल जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए थे। इन अक्टूबर 1943 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड, पहले कौन थे, लॉर्ड लेंथिगो थे, उन्होंने उनको रिप्लेस करके न्यू वाइसरॉय लेके आ गए थे 1943 में। लॉर्ड वोवेल वो अब वाइसरॉय बन गए थे। अब जो लॉर्ड वोवेल थे ना वो क्या कौन थे, वो चार्ज लेने से पहले वो कौन थे, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे। क्या थे और उनको पता था कि इंडिया की सिचुएशन क्या है, वो बहुत अच्छे से समझते थे। उनको पता था इंडियन जो पर्सन है वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और उनको किस तरह से हल करना है। तो उन्होंने जब ये सिचुएशन देखी, उनकी प्रॉब्लम को देखा, इंडियन की प्रॉब्लम को देखा, तो उन्होंने इसकी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना शुरू कर दिया, उन पर सर्च करना शुरू कर दी कि जो उनके लिए एक्सेप्टेबल भी हो दोनों के लिए। तो उनका जो मेन एजेंडा शुरू हो गया कि किसी तरह से मुसलमान और हिंदू को एक एजेंडे पर लेके, एक प्लेटफॉर्म पर लेके, इनके दरमियान जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दूरियां हो चुकी हुई हैं, उनको ख़त्म करके इंडिया को फिर से रीयूनाइट कर देना है। ये जो अलहदा कंट्री है, जो ये फ्रीडम की बातें कर रहे हैं, इसको ख़त्म करना है। बिफोर एज्यूमिंग द चार्ज लेने से पहले वोवेल वर्क एज अ चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, वो इंडियन आर्मी में काम करते हैं, एंड दस हैड क्वाइट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सिचुएशन। उन्होंने इंडिया की सिचुएशन का पता था। राइट आफ्टर रिज्यूमिंग चार्ज लेने के बाद एज वाइसराय वोवेल मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क
was to present a formula for the solution of Indian problem which was acceptable for both Congress and Muslim League. ऐसा कोई solution देना था जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। अब उनके सामने मेन टास्क क्या है वाइसराय बनने के बाद? सबसे पहले टास्क क्या था? सबसे पहला जो टास्क था वो था क्वाइट इंडिया मूवमेंट उनके सामने थी कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट को किसी तरह से ख़त्म करना है। सेकंड था जो डेडलॉक क्रिएट हो चुकी थी, मुसलमानों की कुछ और डिमांड थी, हिंदुओं की कुछ और डिमांड थी। अब दोनों एक एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए रजामंद ही नहीं थे, तो ये जो डेडलॉक सिचुएशन थी ना, इसको ख़त्म करना था। उसके बाद जो थर्ड था वो था मुसलमानों की डिमांड सेपरेट कंट्री की, उसको इनको सबको देखते हुए उनको एक ऐसा फार्मूला देना था, एक ऐसा प्लान देना था जिस पर दोनों राजी हो जाए। अब आफ्टर डूइंग हिज बेसिक वर्क, इन्होंने जब सारी ऑब्जर्वेशन कर ली, सारा उनकी प्रॉब्लम्स को देख लिया, तो इन मई 1945 उन्होंने 1945 में ही विजिट लंदन का विजिट किया एंड डिस्कस हिज सजेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वो जितने भी अपना जो वर्क था उसको किसके साथ डिस्कस किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। ओके, फिर उन्होंने क्या किया? 1945 में वो अपना बेसिक ऑब्जर्वेशन करके कहाँ चले गए? लंदन चले गए। और फिर जाके उन्होंने जितनी भी ऑब्जर्वेशन की थी उन्होंने जाके लंदन डिस्कस की, लंदन में टॉक की किसके साथ? जो भी वो प्लान बना कर गए थे, एक्शन बना कर गए थे हाउस ऑफ कॉमन में। और किसके साथ की? जाकर उन्होंने सबसे पहले डिस्कस की एल.एस. एमरे के साथ। किसके साथ डिस्कस की? एल.एस. एमरे के साथ। और वहाँ जो थे एल.एस. एमरे के साथ डिस्कस की जो उस टाइम थे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और हाउस ऑफ कॉमन में डिस्कस की। उनको उनको क्या किया? उनको प्रॉब्लम्स बताए, इंडियन की प्रॉब्लम बताए, और कहा कि हमें कोई ऐसा हल देना चाहिए, ऐसा प्लान देना चाहिए जो उनके लिए एक्सेप्टेबल हो दोनों के लिए। फिर उनको जब उन्होंने ये अपना प्लान बताया तो उसे एक्सेप्ट कर दिया गया जून 14 1945 में। उसको जून 14 1945 में एक्सेप्ट कर दिया गया और वो वहाँ से आ गए और फिर उन्होंने इसे ब्रॉडकास्ट किया दिल्ली में। द लंदन टॉक रिजल्ट, जब लंदन में उन्होंने कहा कि रिजल्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन विच वॉज ऑफिशियली मेड पब्लिक साइमल्टेनियसली। किसे कब ऑफिशियली कर दिया गया? 14 जून 1945 में by L.S. Emre, the Secretary of State of India in the House of Commons, and by Wavell in the broadcast speech delivered from Delhi. The plan, इस प्लान को हम, ये जो प्लान था इसको हम कहते हैं वावल प्लान। प्रेजेंट किसे किया था? इसमें प्रेजेंट किए थे फार्मिंग प्रपोजल, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखे गए थे। इस प्लान को हम कहते हैं वावल प्लान। अब प्लान हमें पता चल गया है कि एक प्लान बनाया गया। अब इसमें पॉइंट कौन कौन से रखे गए? हम डिस्कस करते हैं कि पॉइंट्स कौन कौन से, क्या क्या प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें रखी गई मुसलमानों और हिंदुओं के सामने। फर्स्ट जो रखी गई फर्स्ट जो पॉइंट था वो था इफ़ ऑल द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज वुड हेल्प द ब्रिटिश इन द वॉर। अगर तो सारी जितने भी पार्टीज़ हैं, सब पर्सन जो हैं इंडियन के, वो ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं जंग में। जैसे कि जो इससे प्रीवियस में लेक्चर है उसमें भी क्या था, क्रिप्स मिशन में वो भी जंग पर सपोर्ट ही था, लेकिन मुसलमानों ने और हिंदुओं ने क्या कर दिया? इंडियन ने उसे रिजेक्ट कर दिया और सपोर्ट नहीं किया। तो अब फिर से दोबारा वही बात हो रही है कि इफ़ ऑल द इंडियन पॉलिटिकल पार्टी वुड हेल्प द ब्रिटिश इन द वार, अगर तो जंग में हेल्प करती हैं, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया आफ्टर द वार। तो जो इंडिया है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो क्या इंट्रोड्यूस करवाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, आईनी असलाहत लेके आएगी इंडिया में आफ्टर द वार, जंग के बाद। सबसे पहले ये शर्त उन्होंने प्रपोजल में पॉइंट रखा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो था वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, वुड बी इमीडिएटली रिकॉन्स्टिट्यूट। अगर तो अगर तो इंडियन ऐलान कर देते हैं कि हम जंग में पार्ट ले रहे हैं, किसकी साइड से? ब्रिटिश के साइड से, हम ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे हैं, जब भी ये ऐलान करेंगे तभी हम जो उनकी वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, उसको दोबारा से बनाएंगे और उसमें जो इंडियन है ना उनकी तादाद को इंक्रीज़ कर देंगे एंड मेंबर वुड बी इंक्रीज, और हम इसमें इंडिया की तादाद को इंक्रीज़ कर देंगे इन डैट काउंसिल। और ये एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है ना, देयर वुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाई क्लास हिंदू एंड मुस्लिम, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी हिंदुओं को भी और मुसलमान को।
इसकी तादाद बढ़ा कर दी 14। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स की तादाद बढ़ा कर कितनी कर दी गई 14, और उसमें बराबर राइट दिए गए। अब जो जो थी वो 6 सीट मुसलमानों को शायद दी गई थी, सॉरी 6 कांग्रेस को दी गई, 5 किसको दी गई, मुसलमान मुस्लिम्स को दी गई, और जो बाकी 14 थी, 14 में से जो बाकी रह गई वो जो बाकी क्लासेस थी, जो माइनॉरिटीज क्लासेस थी, उनको दे दी गई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था अदर माइनॉरिटीज। उन पहले कहा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, जो बाकी जो सीट मैं बात कर रही थी, जैसे 5 मुसलमान को दे गई, अब कितनी सीट थी, 14 सीट थी, 14 सीट में से 5 मुसलमानों को दे दी गई हैं, 6 किसे दे दी गई हैं, हिंदुओं को दे दी गई, कांग्रेस को दे गई हैं। अब 11 सीट्स हो गई। अब जो 3 सीट्स थी ना वो बाकी जो माइनॉरिटीज थी उनको दे दी जाएंगी, लो क्लास जैसे हिंदू, जिसमें शूदर सिख वुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द कौंसल, इनको दे दी जाएंगी 3 जो सीट थी। ऑल द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जितने भी मेंबर होंगे ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट वाइसराय एंड द कमांडर इन चीफ, जितने भी होंगे वह सारे कितने कौन होंगे, इंडियंस होंगे। इंडिया में वो हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान मुस्लिम्स हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, शूद्र हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा हो सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट था कि एन इंडियन वुड बी अपॉइंट एज अ मेंबर ऑफ फॉरेन अफेयर इन द काउंसिल, इंडियन ही अपॉइंट होंगे फॉरेन अफेयर में। अब कोई अंग्रेज अपॉइंट नहीं होगा, अब इंडियन पर्सन ही कोई होगा। होवर ब्रिटिश कमिश्नर वुड बी अपॉइंट टू लुक आफ्टर द मैटर रिलेटिंग टू द ट्रेड, लेकिन जो ब्रिटिश कमिश्नर है ना वही अपॉइंट होगा और वही ट्रेड को मैटर्स को लुक आफ्टर भी करेगा। फॉरेन अफेयर में कौन होगा, इंडियन होंगे, लेकिन जो कमिश्नर होगा ना जो ट्रेड पर लुक आफ्टर करेगा वो कौन होगा, वो ब्रिटिश पर्सन होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था डिफेंस ऑफ इंडिया। जो डिफेंस है, जैसे कि पहले भी बात हुई है कि जो मेन साइड थी ना, जो मेन चीज़ें थी वो अब ब्रिटिश जो था वो हैंड ओवर नहीं था कर रहा। तो अब इसमें भी जो ये प्लान बनाया गया, इसमें भी यही कहा गया कि ये जो डिफेंस है ना ये ब्रिटिश अपने हाथ में ही रखेगा, मतलब मेन अथॉरिटी को वो अपने हाथ में ही रखना चाहिए। वो पावर को ट्रांसफ़र कर तो रहा है लेकिन जो मेन पावर है उनको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। तो इसमें भी यही पॉइंट रखा गया कि जो डिफेंस है ना वो किसके पास, डिफेंस ऑफ इंडिया वाज टू बी इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। जो डिफेंस है वो ब्रिटिश के पास ही रहेगा टिल पावर वाज ट्रांसफ़र टू द इंडिया, जब तक वो पावर ट्रांसफ़र नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता पावर उसने कहा कि हम ट्रांसफ़र करेंगे। वाइसरॉय वुड कन्वेंस अ मीटिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल इंक्लूडिंग द लीडर ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। जब ये सारे पॉइंट्स हो गए तो फिर वाइसरॉय ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई, जिसमें फिर क्या किया गया कि जिसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम थे, सो डैट दे कुड नॉमिनेट द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द न्यू काउंसिल। क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जब भी न्यू वो बननी होगी, काउंसिल बननी होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो वाइसरॉय एक मीटिंग बुलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि वाइसरॉय जो है वो एक मीटिंग बुलाएगा जिसमें कांग्रेस के भी पर्सन होंगे, मुस्लिम भी होंगे, और जो लो क्लासेस हैं वो भी होंगे, और वो फिर खुद मिलकर क्या करेंगी, न्यू पर्सन्स को अपॉइंट करेंगी। मीन्स मुस्लिम्स को वो अपॉइंट करेंगी, हिंदू को अपॉइंट करेंगी, जिसको चाहे उसको अपॉइंट करेंगी। इफ़ दिस प्लान इज़ अप्रूव, अगर तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अगर ये प्लान अप्रूव हो जाता है, अगर तो मुस्लिम और हिंदू और इंडियंस जो हैं इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये जो इतने पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल, तो सेम यही जो सिस्टम है, इसे ये जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसे कहाँ पर इंट्रोड्यूस भी करवा दिया जाएगा, प्रोविंसेस में भी करवा दिया जाएगा। इफ़ दिस प्लान इज अप्रूव फॉर द सेंट्रल सिस्टम गवर्नमेंट, देन द सेम टाइप ऑफ पॉपुलर मिनिस्ट्री कंप्राइजिंग ऑफ पॉलिटिकल लीडर वुड बी फॉर्म इन द प्रोविंसेस। सेम जो सिस्टम, अगर तो ये सेंटर के लिए एक्सेप्ट होगा तो हम सेम तरह का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे, किसमें, प्रोविंसेस में भी। ये थे पॉइंट्स, ठीक है, ये हो गए पॉइंट्स। अब इन पॉइंट को, ये अभी पॉइंट कहाँ है, ख्याल में है, इसे बस अभी डिस्कस किया गया है, एक्शन में नहीं लेके आया गया। अब इसको एक्शन में लाने के लिए क्या किया गया, इस एक्शन को, इसको डिस्कस करने के लिए, क्योंकि अभी तो मुसलमान और हिंदू और लो क्लासेस को नहीं पता कि क्या अंग्रेज के दिमाग में क्या चल रहा है। अब उन्होंने जाके इसे डिस्कस कर लिया है ब्रिटिश में। अब इसको एक्शन में लाने के लिए इंडिया में उन्होंने क्या किया,
डिस्कस करने के लिए इस प्रपोजल को मीटिंग बुलाई, एक अजलास बुलाया जिसमें सारे लीडर्स शामिल थे टू डिस्कस द प्रपोजल विद द इंडियन के लीडर्स के साथ वापस समन कॉन्फ्रेंस। इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई इन शिमला में ऑन जून 25 1945 को। 25 जून 1945 को उन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे वो सारे शामिल थे। अब वो देखते हैं कॉन्फ्रेंस कब हुई, कॉन्फ्रेंस का हमें पता चल गया कब हुई, 25 जून 1945 में। अब कॉन्फ्रेंस में किस किस ने शिरकत की और किस तरह से फिर बात हुई और किस तरह से फिर उस पर क्या रिएक्शन रहा, हिंदुओं का और मुसलमानों का क्या रिएक्शन रहा और बाकी जो क्लासेस थी उनका क्या रिएक्शन रहा, चेक करते हैं अब नेक्स्ट। अब शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वाज अ मीटिंग थी, ये एक मीटिंग थी किसके दरमियान, वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड वॉवल के दरमियान एंड मेजर पॉलिटिकल लीडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के दरमियान इन शिमला में। ये एक मीटिंग थी किसके दरमियान, वायसराय ऑफ इंडिया एंड मेजर पॉलिटिकल जो लीडर थे उनके साथ। लॉर्ड वॉवल इन्वाइटेड 21 पॉलिटिकल लीडर, उन्होंने 21 पॉलिटिकल लीडर को इन्वाइट किया था जिसमें महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना मेन जो थे, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस के लीडर थे और मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर थे। टू समन द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने बुलाया टू डिस्कस द वर्क प्लान ऑन जून 25 1945 में। 25 जून 1945 में 21 पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया गया जिसमें जो मेन थे वो महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना थे। फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट हुआ कि जितने भी पॉइंट थे वो एक्सेप्ट नहीं किए गए और ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो हो गई फेल। द कॉन्फ्रेंस वाज फेलियर बिकॉज ऑफ लीग एंड कांग्रेस कुड नॉट सेटल देयर डिफरेंस। जो उनके तजाद थे ना वो नहीं हल हो सके इस कॉन्फ्रेंस में भी। अब इस कॉन्फ्रेंस ये कॉन्फ्रेंस हो गई फेल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुलाया काफ़ी दिन, ये जो कॉन्फ्रेंस थी जारी रही। पहले दिन अपने जो प्लान था वो डिस्कस किया, फिर उसके बाद रिएक्शन आने शुरू हो गए और हिंदू और जो मुस्लिम थे ना उनके दरमियान तजाद थी, डेडलॉक क्रिएट हो चुकी हुई थी। फिर उन पर उनका दोनों का रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स का रहा, तो जिसकी वजह से ये फिर कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट नहीं निकला और ये कॉन्फ्रेंस हो गई फेल। अब देखते हैं कौन कौन सी रीजन बनी इसके फेल होने की। इसमें गांधी जी का क्या बिहेवियर रहा और मोहम्मद अली जिन्ना का क्या बिहेवियर रहा। रीजन ऑफ फेलियर कौन कौन सी रीजन, सबसे पहले तो डेडलॉक बिटवीन लीग एंड कांग्रेस का कुछ और एजेंडा था, अब मुस्लिम लीग का और एजेंडा था। मुस्लिम लीग बात करती थी राइट्स की और मुस्लिम लीग बात करती थी सेपरेट कंट्री की, लेकिन कांग्रेस किसी और ही तरीके से बात कर रही थी। कांग्रेस चाहती थी यूनाइट रखा जाए इंडिया को और उसमें जो लीडरशिप रहे वो किसकी रहे, कांग्रेस की रहे। कांग्रेस उस पर हुकूमत करे, मुस्लिम को माइनॉरिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है, दोनों की जो सोच थी वो भी डिफरेंस थी, दोनों के जो ड्रीम थे उसमें तजाद आ रहा था। नेक्स्ट जो रीज़न बनी कि जिन्ना डिमांड दैट मुस्लिम लीग अलोंग हु नॉमिनेट मुस्लिम मेंबर टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न रही ना वो रही कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो लीडर है ना, बात यही की गई ना कि पॉइंट्स में ये एक पॉइंट्स रखा गया कि प्रपोजल में कि क्या किया जाएगा, मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें फिर सिलेक्ट किए जाएंगे पर्सनस को। नेक्स्ट तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम को नॉमिनेट मुस्लिम लीग ही करेगी, क्योंकि मुस्लिम की जमात मुस्लिम लीग ही थी ना, तो वो जितने भी मुस्लिम हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो मुस्लिम लीग ही खुद उनको क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी। Jinnah insisted that only league member could be the Muslim represent in the council। जो मुस्लिम लीग के में मुस्लिम मेंबर है ना वो ही उसमें आएंगे, काउंसिल पे आएंगे। एंड अपोज टू द कांग्रेस, और ये कांग्रेस को बात नहीं पसंद है। कांग्रेस ने कहा कि नहीं जी अब कांग्रेस में भी मुस्लिम है तो उनका फिर हम क्या करेंगे। दिस वॉज बिकॉज जिन्ना वांट टू लीग टू बी द सोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। फिर कायदे में उनके साथ ये भी कहा कि जो मुस्लिम, आप लोग तो कहते हैं ना कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है,
तो फिर अब मुस्लिम लीग तो मुसलमानों की जमात है, तो अब तो हक ये राइट तो मुसलमानों को मिलना चाहिए ना, मुस्लिम लीग को मिलना चाहिए कि वो मुस्लिम्स को खुद अपॉइंट करें, जिसको वो उसमें कौंसिल में रखना चाहे, एग्जीक्यूटिव कौंसिल में रखना चाहे, उनको ये हक दिया जाए। लेकिन कांग्रेस में इसने क्या किया, कांग्रेस ने उनकी ये बात नहीं मानी और फिर ये भी एक रीज़न बनी फेलियर की। अपॉइंटमेंट पर ये जो बात थी वो फेल हो गई, ये जो कांग्रेस थी, ये जो प्लान था, सॉरी वो जो था वो फेल हो गया। पहला डेडलॉक सिचुएशन थी, दूसरा सिचुएशन जो दूसरी रीज़न रही वो थी नॉमिनेशन पर रीज़न, नॉमिनेशन की वजह से ये फेल हो गई। इसके बाद इन द वोवल प्लान देयर वर 6 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आउट ऑफ 14। अब 6 मुसलमान थे विच वाज मोर देन मुस्लिम शेयर ऑफ द पॉपुलेशन। डिस्पाइट दिस द लीग वांट टू द पावर ऑफ वीटो। इसके बाद फिर कायदे ने कहा कि हमें वीटो पावर भी दे दी जाए। वीटो पावर उन्होंने क्यों डिमांड की कि जैसे हिंदू जो थे वो पावर में थे, तो वो हिंदू जिस लॉ को चाहते थे वो पास कर देते थे, और जिसको नहीं थे चाहते वो नहीं थे पास करते, जो इनके राइट में होता था वो पास कर देते थे, और जो नहीं था होता उसको नहीं थे पास करते। तो फिर कायदे ने क्या किया, वीटो पावर मांगी। वीटो पावर मीन्स जो जिस पर फिर मुस्लिम वो कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी वो आइन पास नहीं होगा जो मुसलमानों के इंटरेस्ट में ना होगा। तो इसलिए मुसलमानों में जब वीटो पावर की डिमांड की इस कॉन्फ्रेंस में, इस प्लान में, तो कांग्रेस ने इसके भी अपोज हो गई, और इस वजह से भी फिर क्या हुआ कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये जो प्लान था फेल हो गया। जब मुसलमानों को कोई बात मानी नहीं जा रही, तो फिर जिन्ना रिफ्यूज टू गिवन द नेम to the council unless the government acknowledged that only the Muslim League was the exclusive representative of the Indian Muslims। फिर जब जिन्ना ने गांधी जी का ये बिहेवियर देखा कि वो मुस्लिम से कोई ना तो मुस्लिम लीग को ये राइट दे रहे हैं कि मुस्लिम को वो अपॉइंट करे, ना ही वीटो पावर्स को मार रहे हैं, तो फिर जिन्ना ने भी कहा हम भी तब तक ये बात इस कौंसिल को नहीं मानेंगे, हम तब तक इस प्लान को नहीं मानेंगे जब तक अपन जो है गवर्नमेंट इस बात को एक्नॉलेज ना कर ले कि मुस्लिम लीग है वो ही सोल रिप्रेजेंटेटिव है किसकी, इंडियन मुस्लिम्स की। फिर ये रीज़न रही फेल होने की। कंक्लूजन क्या निकला, क्या इसका कोई रिजल्ट निकला, का क्या फ़ायदा हुआ इतनी देर बात करने का। तो सबसे पहले जो कंक्लूजन था, द वोवल प्लान एंड दस वाज डिज़ॉल्व, ख़त्म हो गई। ये जो मीटिंग शुरू हुई थी, ये जो कॉन्फ्रेंस शिमला में शुरू हुई थी कि अपनी फेलियर के साथ ये ख़त्म होगी, कोई रिजल्ट नहीं इसका निकला। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस द वार एंडेड, वार ख़त्म हो गई, एंड अ न्यू लेबर गवर्नमेंट वाज इलेक्ट इन ब्रिटेन, और ब्रिटेन में एक नई गवर्नमेंट आ गई। वार ख़त्म हुई और ब्रिटेन में एक नई गवर्नमेंट आए, और दिस न्यू गवर्नमेंट वाज इंटेंट ऑन गिविंग इंडिपेंडेंट टू इंडिया। और ये जो नई गवर्नमेंट आई, जब उसने पिछली गवर्नमेंट के ये सारी लड़ाइयाँ, ये तजाद, ये डेडलॉक सिचुएशन देखी, तो नई गवर्नमेंट ने कहा कि उसने इरादा बना लिया कि हम क्या कर देंगे, अब इंडिया को आज़ाद कर देंगे। क्योंकि जंग के बाद खुद वो एक डिप्रेशन की हालत में थे, खुद उनमें क्या था, डिप्रेशन आ गया हुआ था, जंग में इतना उनका लॉस हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अपना मुल्क तो पहले अपने मुल्क को संभाला जाए, फिर दूसरों के मुल्क पर हुकूमत की जाए। फिर नई जो गवर्नमेंट थी उसने आके क्या कहा कि हम इंडिपेंडेंस दे देंगे इंडिया को विदाउट मच डिले, कोई भी डिले किए बगैर। और इसी वजह से फिर एक मिशन सेंड किया गया जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन है, डैट विद डैट पर्पज़, इस पर्पज़ है इंशाल्लाह। फिर उन्होंने क्या किया कि फिर कैबिनेट मिशन को भेजा इसी पर्पज़ के लिए कि हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे कैबिनेट मिशन को, कि कैबिनेट मिशन ने आके क्या किया, किस तरह से उन्होंने कहा कि हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे, और उसमें मुसलमानों और कांग्रेस का क्या रद्द-ए-अमल रहा, क्या उनका उनमें किस तरह की खुशी की लहर दौड़ी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपके लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने पास्ट पेपर, पाकिस्तान अफेयर के पास्ट पेपर भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको मज़ीद प्रीवियस ईयर के पास्ट पेपर चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।